दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। ये शब्द उन्नाव रेप पीड़िता के हैं। इस मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने पर सस्पेंड कर दिया। हालांकि कुलदीप सेंगर अभी जेल में से बाहर नहीं आएगा। पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट 28 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। अगर इस मामले में जमानत मिल गई तो सेंगर बाहर आ जाएगा। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हुई। वह करीब 7 साल जेल में रहा। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दी है। इस फैसले के बाद पीड़ित दिल्ली में इंडिया गेट के सामने अपनी मां के साथ धरने पर बैठी हुई है। पीड़ित का कहना है कि कुलदीप अगर बाहर आएगा तो मुझे और मेरे परिवार के बचे हुए लोगों को मार देगा। कभी ये दोनों परिवार, हम दर्शकों को बता दें कि एक साथ रहते थे। कुलदीप को गांव का प्रधान बनाया, साथ उठते बैठते थे। फिर अचानक दूरियां आई और फिर झगड़े की हुई है शुरुआत और रेप में तब्दील हो गया। कुलदीप और उसके भाइयों ने पीड़िता के पिता को पुलिस कस्टडी में ही मरवा दिया, ऐसा दावा है। पीड़िता की चाची और मौसी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसकी नंबर प्लेट पर काली कूता था। जैसे तैसे वो वक्त आया जब पीड़ित को न्याय मिला। कुलदीप को ताउम्र जेल में रहने की सजा मिली, लेकिन यह जितना आसान मामला दिखता है उतना है नहीं। आइए आज इस मामले को एक तरफ से उन्नाव जिला मुख्यालय से पूरा मामला क्या है ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल उन्नाव जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर माखी गांव है। लखनऊ से इस गांव की दूरी 63 यानी कि 63 किलोमीटर है। गांव बड़ा है, आबादी 10,000 से ज्यादा है। इसी गांव में कुलदीप सिंह सेंगर का घर है। कुलदीप के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर पीड़ित लड़की का भी घर है। आज से 25 साल पहले दोनों ही परिवारों में कोई विवाद नहीं था। पीड़िता के पिता और चाचा अक्सर कुलदीप के घर आते थे। कुलदीप के भाई मनोज उर्फ लंकेश और अतुल का भी पीड़िता के घर आना जाना था। वक्त बदला। साल 2000 से पहले गांव में तय हुआ कि इस बार कुलदीप सिंह को गांव का प्रधान बनाया जाएगा। सभी एकमत हुए। पीड़ित के पिता और चाचा ने भी कुलदीप के लिए वोट मांगा, लेकिन चुनाव के दौरान ही आपस में विवाद हो गया। पीड़ित के चाचा ने कुलदीप के भाई अतुल पर हमला बोल दिया। अतुल की पिटाई हुई। इस मामले पर कुलदीप ने पीड़ित के चाचा पर अतुल को जान से मारने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसी मामले के बाद से दोनों परिवारों में खटास बढ़ी और तनातनी बढ़ने लगी। कुलदीप पावरफुल हुआ, फिर अत्याचार शुरू किया। कुलदीप प्रधानी का चुनाव जीत गया। कुलदीप ने इसके बाद सियासी लोगों से मुलाकातें शुरू की। इसका असर यह हुआ कि 2002 में उसने बसपा ने टिकट दे दिया। कुलदीप उन्नाव की सदर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन गया। यहां से उसका रसूख बढ़ने लगा। वक्त बदलता गया और 2005 में उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके छोटे भाई मनोज सिंह उर्फ लंकेश को मियागंज का ब्लॉक प्रमुख बना दिया। वक्त आगे बढ़ा और 2007 में उसने सपा ज्वाइन कर ली। बांगरमऊ से विधायक बना। 2012 में भगवंत नगर सीट से विधायक बन गया। पिछले 15 सालों में स्थिति एकदम अब पलट चुकी थी। अब कुलदीप प्रदेश के बड़े नेताओं में गिना जाने लगा। दूसरी तरफ पीड़ित का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया। पीड़ित के चाचा दिल्ली में रहते हैं, वहीं उनका अपना बिजनेस है। गांव आते तो अब कुलदीप का अलग लेबर नजर आता था। दोनों परिवारों के बीच पहले से भी विवाद था। बीच में फिर से शुरू हुआ विवाद। इस बार कुलदीप के भाइयों ने पीड़ित के पिता को पीट दिया। पिता को पेड़ में बांधकर पीटा और मुकदमा भी दर्ज करवाया। 4 जून 2017 की बात है। पीड़ित लड़की कुलदीप के घर गई थी।
साथ में परिवार की एक और लड़की थी। दोनों कुलदीप के घर पहुंचे तो वहां लड़की कहीं चली गई। पीड़ित कहती है कि सेंगर ने मेरा हाथ खींचा, मैंने विरोध किया तो धमकी दी, चुप रहो नहीं तो पूरे परिवार को मरवा दूंगा। इसके बाद मैं डर गई, उसने मेरे साथ रेप किया। मैं घर आई लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। 11 जून को मुझे घर के बाहर से 5 लोग किडनैप करके उठा लिए। रास्ते में चलती कार में मेरे साथ रेप हुआ। पीड़ित के मुताबिक 10 दिन बाद मुझे औरैया लेकर आए। दूसरी तरफ मेरे चाचा मुझे खोज रहे थे, यानी कि ढूंढ रहे थे। मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई, जिसके 10 दिन बाद मुझे बरामद किया गया। औरैया से आने के बाद मुझे महिला थाने में ही 8 दिन रखा गया। पूछा गया कि घर जाओगी कि चाचा के पास जाओगी। मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने कह दिया कि मुझे चाचा के पास दिल्ली जाना है। पूरा परिवार कुलदीप के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन केस दर्ज नहीं हो पाया। माखी गांव में ही पुलिस थाना था। पुलिस के लोग अक्सर कुलदीप के सामने नतमस्तक नजर आते थे। यहां केस दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित अपनी मां के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट चली गई। इस बात की जानकारी जैसे ही कुलदीप को हुई, उसके भाई पीड़ित परिवार को दबाने में लग गए। एक दिन तो पीड़ित के पिता को पेड़ में बांधकर बंदूक के बट से पीटे जाने की खबर भी सामने आई। पुलिस कस्टडी में ही पिता की हत्या हो गई। कुलदीप अपनों के खिलाफ होने वाली संभावित कार्रवाई को लेकर डर गया। उसने 3 अप्रैल 2018 को पीड़ित के पिता को पकड़ा, पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। 5 अप्रैल को उसके पिता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे कि मुझे फंसाया गया है। इन लोगों ने बहुत पीटा, लेकिन पुलिस उन्हें धक्का देते हुए ले गई और फिर जेल भेज दिया गया। पीड़ित लखनऊ पहुंची और सीएम योगी के आवास के बाहर खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी। यह पहला मौका था जब मामला स्टेट लेवल पर उठ चुका था। सीएम योगी ने हस्तक्षेप किया और कार्रवाई की बात कही। अगले दिन खबर आती है कि पुलिस कस्टडी में पीड़ित के पिता की मौत हो गई है। पुलिस ने इसे नेचुरल मौत बताया, लेकिन पोस्टमार्टम में सारी पोल खुल गई। शरीर पर 14 चोटों के निशान थे। मारपीट के मामले में कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल सिंह और मौजूदा एसएचओ समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 13 अप्रैल को यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अगले दिन सुबह 4 बजे सेंगर को हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया। मुख्य गवाह की संदिग्ध मौत यहां पे हो गई। बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार। पीड़ित के पिता को पीटने के मामले में गांव का मोहम्मद यूनिस मुख्य गवाह था। उसने देखा था कि कुलदीप के भाई अतुल और उसके 4 साथियों ने पीड़िता के पिता की बेरहमी से पिटाई की। 18 अगस्त को उसकी मौत हो गई। बिना पोस्टमार्टम के ही यूनुस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुरुआत में कहा गया कि यूनुस को जहर देकर मारा गया। परिवार ने भी आशंका जताई, लेकिन कुछ दिन बाद कहने लगे कि लीवर सिरोसिस से पीड़ित था, इसलिए मौत हो गई। यूनुस सीबीआई के भी मुख्य गवाह थे। पीड़ित के चाचा ने उन्नाव एसपी को चिट्ठी लिखी और सवाल उठाते हुए कब्र खोदकर पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। कहा कि इससे पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है, लेकिन एसपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। तर्क दिया था कि परिवार इसे नेचुरल मौत मान रहा है। पीड़िता को न्याय से पहले उसके चाचा को 10 साल की सजा ऊपर आपने पढ़ा कि साल 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान कुलदीप के परिवार की तरफ से पीड़ित के चाचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कुलदीप जब फंस गया तो उसने उस मामले में पैरवी तेज की और 4 जुलाई 2019 को 19 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता के चाचा को 10 साल की सजा सुना दी थी। इसके तुरंत बाद ही उन्हें जेल भेज दिया गया। वह आज भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। यहां एक बड़ी घटना होती है। 28 जुलाई को अब पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ जा रही थी। रायबरेली में गलत दिशा से आए एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर ऐसी थी कि मौके पर ही मौसी और चाची की मौत हो गई। पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को लखनऊ के KGMU में भर्ती करवाया गया। जिस ट्रक से टक्कर मारी थी उसके नंबर प्लेट पर कालिक लगी थी। ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया, इसलिए मामला और भी संवेदनशील हो गया।
आरोप लगा कि कुलदीप सेंगर ने इन सब को खत्म करवाने के लिए यह सब किया। मामला सीबीआई के पास था, इसलिए तुरंत सीबीआई सक्रिय हो गई। जांच शुरू हुई तो पता चला कि जिस ट्रक से यह एक्सीडेंट हुआ वह फतेहपुर के देवेंद्र पाल की है। इसे ड्राइवर आशीष पाल चला रहा था, साथ ही क्लीनर मोहन भी था। ये लोग बांदा से मोरंग लाद कर रायबरेली में उतार कर वापस आ रहे थे। 2 दिन के अंदर ही तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। कुलदीप का घर भी फतेहपुर में ही था, इसलिए कनेक्शन जोड़ा जाने लगा था। देवेंद्र के परिजन बोले, हमारी कोई भी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। इस एक्सीडेंट के मामले में भी कुलदीप सेंगर और उसके भाई मनोज सेंगर को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने इस एक्सीडेंट के मामले की जांच की। कोर्ट में उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई उसमें भी इसमें एक्सीडेंट ही बताया। यह ट्रक 1 साल पहले लिया गया था। 2 किस्त इसकी चेक बाउंस भी हो गई थी। रिकवरी एजेंट ट्रक रोक कर उठा न ले जाएं, इसलिए ट्रक के नंबर को ढका गया था। हालांकि पीड़ित परिवार इसे साजिश करार देता रहा। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, केस दिल्ली ट्रांसफर। इस ट्रक हादसे ने इस केस को देशव्यापी बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस पूरे मामले को उन्नाव से सीधे दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट कर दिया था। तुरंत ही आदेश दिया कि पीड़ित को दिल्ली में रहने की व्यवस्था की जाए और सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाए। कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। उस वक्त तमाम संगठन भी मदद के लिए आगे आए और पीड़ित के परिवार की आर्थिक मदद की। चीफ जस्टिस के आदेश के बाद इस मामले की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी। वक्त था 14 अगस्त 2019। कुलदीप सेंगर समेत 9 लोगों के खिलाफ पीड़ित के पिता की मौत मामले में आरोप तय हो गया। 11 अक्टूबर 2019 को पीड़ित की कार पर हुए हमले के मामले में भी चार्जशीट लगा दी गई। 16 दिसंबर को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पीड़ित के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। इन फैसलों के बाद पीड़ित लड़की का जीवन स्थिर हुआ। उसे दिल्ली में 2 कमरों का फ्लैट मिला। सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली थी। वह आज भी बरकरार है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पीड़ित की मां को विधानसभा का टिकट दिया। हालांकि वह अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी। दूसरी तरफ पीड़ित के उन्नाव के ही एक लड़के से शादी कर ली। वह लड़का भी उसी फ्लैट में रहता है। आज से 2 साल पहले पीड़ित का अपनी मां से पैसों को लेकर विवाद हो गया। पीड़ित के मुताबिक इस पूरे मामले में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। सारा पैसा मां ने रख लिया। हालांकि बाद में दोनों के बीच ये मनमुटाव खत्म हुआ। वक्त बढ़ा और 23 दिसंबर को जब कुलदीप सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, तब पीड़ित के साथ उसकी मां भी इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी नजर आई। पीड़ित चाहती है कि जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया उसे क्यों जमानत दी जा रही है। वह बाहर आएगा तो मुझे और मेरे परिवार को मार देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने का फैसला बहुत ही तकनीकी, कानूनी आधार और तथ्यात्मक बिंदुओं पर लिया गया है। दरअसल कोर्ट ने माना कि निचली अदालत और सीबीआई ने कानून की व्याख्या और सबूतों को समझने में गंभीर चोट की है। सबसे पहला, मोबाइल फोन का रहस्य, यानी कि गिरना और मिलना, ये दोनों रहस्य था जिस पर सीबीआई क्लीन चिट नहीं दे पाई कोर्ट को, क्लीनर्स नहीं कर पाई कि किस तरीके से क्या हुआ। दरअसल सीबीआई पीड़िता की कहानी में सबसे बड़ा झोल नजर आया। पीड़िता ने कहा था कि घटना वाले दिन यानी कि 4 जून 2017 को जब वह कुलदीप सिंह सेंगर के घर गई थी तो रेप के बाद उसका मोबाइल फोन और सिम कार्ड छीन लिया गया था या गिर गया था। सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड का सच जब सामने आया, कोर्ट में पेश किए गए, कॉल रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। रिकॉर्ड से पता चला कि जिस सिम फोन को खोया या छीना हुआ बताया गया वह तो घटना के बाद भी एक्टिव था और उस नंबर से कई कॉल किए गए थे। हाई कोर्ट का सवाल सबसे पहला था कि कोर्ट ने यह भी माना कि अगर फोन छीन लिया गया था तो फोन एक्टिव कैसे हुआ, और अगर पीड़िता के पास फोन था तो उसने तुरंत पुलिस या परिवार को फोन क्यों नहीं किया। यह घटनाक्रम शक पैदा करता है। दर्शकों बता दें कि जुलाई 2024 से देश में बीएनएस की धारा लागू है। बीएनएस की धारा लागू में कानून सख्त भी हो गया है
और फर्जी मुकदमा में सजा भी मिलती है, जिस पर ये बीएनएस के तहत ये पूरे केस की सुनवाई हुई है। चूंकि बीएनएस में आईडीओ, वीडियो चेक, सीडीआर रिपोर्ट सारी चीज अब कोर्ट मान्य करता है, जिसकी वजह से इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ आया है। इसकी कहानी के आगे हम आपको बता दें, केस दर्ज कराने में देरी, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वो केस दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों? कानून में रेप जैसे मामलों में अगर एफआईआर दर्ज कराने में बहुत देरी होती है तो ठोस कारण बताना होता है। यहां सबसे बड़ी कमी रही कथित घटना 4 जून 2017 को पहली शिकायत जो पुलिस को दी गई। अगस्त 2017 लगभग 2 महीने बाद सेंगर का नाम गायब था। तब तक इस पूरे मामले में सेंगर नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब पीड़िता ने पहली बार पुलिस में शिकायत की तो उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम गायब था, यानी कि नाम ही नहीं था। शिकायत दी गई थी लेकिन किसी और की थी। शुरुआती शिकायत में आरोप शुभम सिंह और नीरज तिवारी एवं अन्य लोगों पर रेप का केस लगाया गया था पीड़िता के द्वारा। सेंगर का नाम और रेप का आरोप बहुत बाद में यानी कि अगस्त में जोड़ा गया है। यह हाई कोर्ट का तर्क है। कोर्ट ने माना कि यह बाद में सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि न तो सीबीआई न पीड़िता इसका एविडेंस कोर्ट में नहीं रख पाए। जब इतनी बड़ी घटना हुई तो मुख्य आरोपी का नाम पहली शिकायत में क्यों नहीं था? यह देरी और नाम का बाद में जुड़ना संदेह पैदा करता है कि कहीं किसी के कहने पर, यानी कि पॉलिटिकल राजनीति, तो राजनीति, चूंकि आरोपी जो है राजनीति है, तो राजनीति में ऐसा तो नहीं किया गया। ये कोर्ट द्वारा शक किया गया, चूंकि पीड़िता उनके वकील ने एविडेंस नहीं रख पाए। बयानों में तीसरा जो तथ्य था सुप्रीम कोर्ट का, बयानों में बार बार बदलाव, यानी कि पीड़िता ने अलग अलग समय पर अलग अलग बयान दिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कि रेप के बाद सबसे पहले बता देता हूं, धारा 164 का बयान होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। पहले बयान में पीड़िता ने कहा था कि उसे अगवा किया गया था और बेचा गया था, लेकिन उसने सेंगर द्वारा रेप की बात साफ तौर पर नहीं कह सकी थी या नहीं कही थी। बाद में उसने अपना बयान बदला और कहा कि सेंगर ने रेप किया था। मेडिकल हिस्ट्री में चुप्पी, मेडिकल हिस्ट्री में भी संदिग्ध है, क्योंकि जब घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल चेकअप हुआ तो उसने डॉक्टर को रेप के बारे में या सेंगर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जो डॉक्टर भी इस पूरे केस में गवाह के तौर पर है। आमतौर पर पीड़िता डॉक्टर को सबसे पहले सच बताती है। ट्रायल कोर्ट की गलती बताती है सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने इन बदलते बयानों को नजरअंदाज कर दिया है और माना कि पीड़िता डरी हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट का मानना है कि बयानों में इतना बड़ा बदलाव, यानी कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगातार जिस तरीके से वक्त बदलता है और आरोपी का इसके बाद नाम आता है, पहले रेप का नहीं रहता, बाद में रेप का लिखाया जाता है, आरोपी का नाम ना होना और फिर अचानक से आ जाना सामान्य नहीं है और इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का चौथा नंबर में जो उसमें कंटेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की नाबालिग होने पर भी संदेह, चूंकि जब ये पूरा मामला चला था, उन्नाव पूरे देश में चर्चित मामला था, उबाल आ गया था पूरे देश में, तब पीड़िता को नाबालिग बताया गया था। ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया था कि पीड़िता नाबालिग थी, लेकिन हाई कोर्ट में इसमें जांच की कमी पाई गई। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर किया कि जांच की कमी है, इसलिए पीड़िता को नाबालिग दिखाया गया। सीबीआई ट्रायल कोर्ट की गलती यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उम्र साबित करने के लिए दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं की गई। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर 3 अलग अलग दस्तावेज है। पहला, स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि आम भाषा में जिसको बोलते हैं टीसी, स्कूल का एडमिशन रजिस्टर, और तीसरा नंबर है मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट, यानी कि हड्डी की जांच। इन तीनों में अलग अलग जन्म तिथियां हैं। स्कूल रिकॉर्ड में लिखी जन्म तिथि 2001 को मिटाकर दोबारा लिखा गया था। हर मेडिकल टेस्ट के हिसाब से पीड़िता घटना के वक्त 18 साल से ऊपर बालिग थी। एक में वह 19 साल से ऊपर थी। ऐसे में अगर वह बालिग साबित होती तो पूरा पास्को एक्ट ही केस से हट जाता। हाई कोर्ट ने इसे विचारणीय मुद्दा माना।
हाईकोर्ट ने पांचवा तथ्य माना कि कॉल डिटेल्स यानी कि सीडीआर रिपोर्ट लोकेशन की अनदेखी सीबीआई ने भी की है। आम पुलिस तो ऊपर वाला ही मालिक है। ट्रायल कोर्ट की यहां पे ये भी गलती है, न तो सीडीआर देखा गया न तो आरोपी का लोकेशन देखा गया। ट्रायल कोर्ट ने मोबाइल टावर यानी कि लोकेशन के सीडीआर के सबूतों को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, जबकि सीडीआर का महत्व मेन होता है। सेंगर के वकीलों ने सबूत पेश किए कि घटना के समय सेंगर की मोबाइल लोकेशन उस जगह माखी गांव पर थी ही नहीं, यानी कि जिस जगह रेप की वारदात का जो पीड़िता दावा कर रही थी उस घटना पे आरोपी था ही नहीं उस गांव में, बल्कि वहां से 15 से 16 किलोमीटर उनके ऑफिस या किसी समारोह में थी। पीड़िता ने कहा था कि उनके साथ 8 से 8:30 बजे के बीच रेप हुआ। ऐसे में 30 मिनट में 15 किलोमीटर आकर रेप करना और फिर 15 किलोमीटर जाकर एक मीटिंग अटेंड करना संभव नहीं है। हाई कोर्ट का रुख एकदम सख्त था। हाई कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने लोकेशन के सबूतों को खारिज करने में जल्दबाजी की है। अपील के दौरान इस पर गहराई से सुनवाई की जरूरत है। मेडिकल सबूतों में कमी, सीबीआई की भी यहां पे जांच की कमी, घटना के काफी समय बाद लड़की ने इसकी जानकारी दी, ये भी एक भारी कमी है। एफआईआर भी काफी समय बाद दर्ज हुई थी, ये सबसे बड़ी कमी है। इसलिए कोई ठोस फॉरेंसिक सबूत यानी कि जैसे डीएनए या सीमन नहीं मिला था। यह केस पूरी तरह से गवाहों के बयानों पर आधारित है। हाई कोर्ट ने तर्क भी दिया कि जब ठोस मेडिकल सबूत नहीं होते और केस सिर्फ बयानों पर चलता है तो गवाहों की विश्वसनीयता की बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए, जो निचली अदालत ने पूरी तरह नहीं किया। सातवां जो हाई कोर्ट का सख्त रुख था कि 7वें में फर्जी ईमेल और सबूत। दरअसल फर्जी ईमेल और सबूत सामने आए हैं। जांच के दौरान एक ईमेल आईडी का भी जिक्र आया जो पीड़िता के नाम से बनाई गई थी और जिससे शिकायत भेजी गई थी। जांच में पता चला कि वह ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड किसी और के पास था, शायद परिवार का कोई सदस्य था या जानकार था, जो भी हो, और इसका इस्तेमाल सबूत बनाने के लिए किया जा रहा था। इससे ये शक गहरा गया कि पीड़िता को कोई और गाइड यानी कि गाइड कर रहा है। लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में गलती और गलत सजा यह पूरे फैसले का सबसे बड़ा मजबूत आधार है, जिस पर हाई कोर्ट ने सजा रोकी है। हाई कोर्ट ने सीबीआई की भी यहां पे गलती दोहराई है। निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5C के तहत दोषी माना था। यह धारा तब लगती है जब कोई लोक सेवक रेप करता है। ट्रायल कोर्ट ने तर्क दिया कि चूंकि सेंगर एक विधायक थे इसलिए वह पब्लिक सर्वेंट है। इसी आधार पर उन्हें जीवन भर के लिए उम्र कैद की सजा दी गई थी। हाई कोर्ट ने सुधार की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कानून को गलत पढ़ लिया, यानी कि जो जिला कोर्ट होती है वो कानून की परिभाषा ही नहीं समझ पाई। भ्रष्टाचार निरोधक कानून में विधायक पब्लिक सर्वेंट होता है, ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। यहीं पर निचली अदालत की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट का मतलब अलग होता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5C के तहत पब्लिक सर्वेंट केवल वे माने जाते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और जिनके पास नाबालिग की कस्टडी या सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, जैसे जेलर, पुलिस रिमांड होम का इंचार्ज, शिक्षक या डॉक्टर। जो भी एक निष्कर्ष निकला जहां एक विधायक के पास आम जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है, लेकिन किसी विशिष्ट नाबालिग के ऊपर उसका सीधा नियंत्रण या कस्टडी नहीं होती है। इसलिए उन पर धारा 5C जो सबसे सख्त सजा देती है लागू उसमें होती ही नहीं है। इसमें 9 साल की सजा का अवधि है। 7 साल बनाम उम्र कैद हाई कोर्ट ने सजा की अवधि को लेकर जो ट्रायल कोर्ट के फैसले में विरोधाभास पाया। इसमें तथ्य रखा गया कि कुलदीप सेंगर अप्रैल 2018 से जेल में है।
इस आदेश तक उन्होंने लगभग 7.5 साल 5 महीने जेल में बिता दिए हैं। तकनीकी बिंदु भी यहां पे है। अगर धारा 5C यानी कि पब्लिक सर्वेंट वाली धारा हटा दी जाए तो उन पर केवल साधारण रेप यानी कि इंडियन पेनल कोड IPC 376 500 की धारा 4 का मामला बनता है। यहां पे भी सीबीआई की सबसे बड़ी गलती है। दरअसल 2017 जब अपराध हुआ था कि कानून के मुताबिक साधारण पॉक्सो मामले में न्यूनतम सजा 7 साल की थी। 2019 में संशोधन में यह सजा बढ़ाकर न्यूनतम 7 साल की गई। कोर्ट का तर्क यहां भी है कि चूंकि सेंगर पहले ही 7.5 साल जेल काट चुका है, जो कि न्यूनतम सजा से ज्यादा है, तो अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें जेल में रखना अन्याय होगा। अगर बाद में फैसला उनके पक्ष में आता है तो वह एक्स्ट्रा सजा काट चुके होंगे, जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। आइए हम सबसे पहले आपका पीड़िता का बयान सुनाते हैं। उन्होंने बुलाया और ये आपकी बात हुई है राहुल जी से, क्या बोला उन्होंने क्या बोला? हमें मिलना है, हमको अपने सारे दुख तकलीफ बताना है, क्या हमारे साथ में हुआ है। मैं PM से भी मिलने के लिए बोल रही हूँ और अमित शाह से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी, मैं राष्ट्रपति एक महिला है, मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। क्या चाहेंगे आप? क्या बोला? मैं न्याय चाहती हूँ, न्याय। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, मैं सबसे मिला अपना दुख दर्द बता सकती हूँ, बता दूँ मेरे साथ अन्याय हुआ। आ गया हरी जी, आ गया जी। पीछे देख लो भाई, कोई किसी को लग जाए, आराम से पीछे देख लो, आराम से कोई। हाँ, कुछ क्या आप लिख कर लाई हैं? प्रधानमंत्री हमें न्याय चाहिए, हमें। खबरों की खबर में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।